व्हाट इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? गुट निरपेक्षता क्या है? गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति का एक मुख्य सिद्धांत है। गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाकर ही भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित किया और अंतर्राष्ट्रीय विश्व राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाई। गुट निरपेक्षता की नीति का अर्थ समझने से पहले हमने जिस परिप्रेक्ष्य में गुट निरपेक्षता का सिद्धांत भारत ने अपनाया उसको समझना होगा, उन परिस्थितियों को समझना होगा। 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत होता है। इस विश्व युद्ध के अंत के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप बदल गया। पुरानी जो महाशक्तियां थी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि, ये शक्तियां अपना जो पुराना वजूद था उसको खो देती है और अब विश्व राजनीति दो महाशक्तियों के चारों तरफ चक्कर काटने लग जाती है। एक सोवियत संघ, यूएसएसआर, और दूसरा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये दोनों महाशक्तियां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपस में कंपटीशन में लग जाती है। इन दोनों में होड़ लग जाती है कि ज्यादा से ज्यादा देशों में अपनी पैठ बनाई जाए, ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने फेवर में किया जाए। इन दोनों महाशक्तियों में मुख्य जो अंतर था वो था इनकी विचारधारा का। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था और विश्व में साम्यवाद का प्रचार प्रसार करना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ यूएसए पूंजीवादी और उदारवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था और विश्व में इसका प्रचार प्रसार करना चाहता था। तो इन दोनों देशों में एक वैचारिक संघर्ष छिड़ जाता है और ऐसे हालात में संपूर्ण विश्व दो बराबर गुटों में, खेमों में बट जाता है। एक का नेतृत्व वो साम्यवादी सोवियत संघ करता है तो दूसरे का नेतृत्व पूंजीवादी उदारवादी अमेरिका करता है। अब ऐसे माहौल में एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे जो देश है वो आजाद होते हैं, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। भारत भी उनमें से एक था। अब भारत के सामने दो रास्ते थे। बाकी तीसरी दुनिया के देशों की तरह एक रास्ता साम्यवादी सोवियत संघ की तरफ जाता था तो दूसरी रास्ता जो था वो पूंजीवादी अमेरिका की तरफ जा रहा था। अब भारत को इन दोनों महाशक्तियों में से एक देश के साथ जाना था, लेकिन ऐसा अगर भारत करता तो भाई भारत शायद अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाता, क्योंकि पहले ही भारत एक पिछड़ा हुआ देश था, आर्थिक विकास था ही नहीं देश का, देश में संसाधनों की कमी थी। तो भारत नहीं चाहता था कि वो किसी एक देश के पाले में जाकर दूसरे देश से, दूसरे खेमे से मिलने वाली मदद को खो दे। अब भारत के सामने एक संकट पैदा हो गया, लेकिन शुक्र है उस समय भारत की जो कमांड थी वो एक योग्य अनुभवी नेता के हाथों में थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपनी कूटनीति, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपने अनुभवों का फायदा उठाते हुए भारत को दोनों खेमों से अलग रखा। कैसे? गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर। यानी कि गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है
दोनों विश्व महाशक्तियों से अलग रहकर दोनों में से किसी भी महाशक्ति के सैन्य गुट में शामिल ना होकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना, सक्रिय भागीदारी निभाना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, यानी कि कुछ विद्वान जो है गुट निरपेक्षता को या तो एक तीसरा गुट मान लेते हैं या फिर तीसरी दुनिया के देशों की गुटबंदी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। गुट निरपेक्षता नीति सक्रिय क्रियाशीलता की भागीदारी की नीति थी, ना कि निष्क्रियता की, तटस्थता की नीति नहीं थी। बल्कि ये गुट निरपेक्ष जो देश थे ना, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्वतंत्र विचारधारा रखते थे, उचित अनुचित का भेद करके अपने विचार रखते थे। अब भारत के साथ दूसरे बहुत सारे देश थे जिन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित किया। जो ये गुट निरपेक्षता की नीति थी, इसको स्थापित करने में कुछ एक नेताओं का हाथ था। भारत की तरफ से वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी तरह यूगोस्लोवाकिया के जोसेफ ब्रेज टिटो और इजिप्ट के कमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकार्नो और घाना के प्रेसिडेंट कोहामा एनक्रुमा, ये 5 जो विश्व के नेता थे, इनके अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के द्वारा ही गुट निरपेक्षता की नीति स्थापित हो पाई। क्लियर? अब हम डिस्कस करें वन बाय वन। द पॉलिसी ऑफ नाम इज एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी। ए नेशन बाय अडॉप्टिंग इट कैन नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ एनी ग्रुप्स एंड कैन इजीली मेक इट्स ओपिनियन about any problem after its through analysis। गुट निरपेक्षता की नीति एक स्वतंत्र नीति है। इसको अपनाने वाला जो देश है वो किसी दूसरे देश के अधीन नहीं हो सकता और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ये अपनी जो स्वतंत्र विचारधारा है, तो ये पूरा एनालाइज कर ले, उसके बाद ही अपनी स्वतंत्र विचारधारा रखते हैं, ना कि किसी महाशक्ति के दबाव में आकर। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इट्स कोर एलिमेंट इज टू मेंटेन इंडिपेंडेंस इन फॉरेन अफेयर्स by not joining any military alliances formed by the USA and Soviet Union, which emerged as an important aspect of Cold War politics after the Second World War। जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो भारतीय विदेश नीति का मूल सिद्धांत है, एक चीज। दूसरी चीज, भारत में जो 2 महाशक्तियां थी, उनके जो सैन्य संगठन थे, मिलिट्री अलायंसेस जो उन्होंने बनाए थे, फॉर एग्जांपल जो यूएसए था उसने मिलिट्री अलायंस बनाया था नाटो 1949 में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में ये मिलिट्री अलायंस स्थापित किया गया। दूसरी तरफ इसके जवाब में सोवियत यूनियन ने, यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया 1955 में। बाद में बता दूंगा, अभी तक कोई बाद में मैं 5 मिनट लूंगा ना, उसमें बता दूंगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO, नाटो 1949 में स्थापित हुआ। दूसरी तरफ जो सोवियत यूनियन था उसने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया 1955 में। अब भारत ने इन दोनों गुटों से, दोनों के सैन्य गुटों से दूरी बनाकर रखी।
Non-alignment movement should not be confused with neutrality or non-involvement in international affairs or isolation. Isolation होता है तटस्थता, एकांतवाद। कि भाई नॉन अलाइनमेंट को जो कुछ एक थिंकर्स मान लेते हैं ना कि भाई ये या तो इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की आपसी गुटबंदी है या तीसरा संगठन बनाने की कोशिश है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ना ये तटस्थता की नीति है, अलगाववाद की नीति है, बल्कि ये विश्व राजनीति में क्रियाशीलता की नीति है। क्योंकि ये नीति जिन देशों ने अपनाई वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन कर रहे थे, किसी के दबाव में नहीं थे। जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते उसके ऊपर अपनी स्वतंत्र विचारधारा रखते। जैसे भारत की अगर हम बात करें, जब ब्रिटेन और फ्रांस ने स्वेज लहर पर हमला किया तो भारत ना तो तटस्थ बना रहा और ना भारत ने इन महाशक्तियों का साथ दिया, बल्कि भारत ने इजिप्ट का साथ दिया। इजिप्ट के फेवर में हमने अपने विचार रखे और ब्रिटेन और फ्रांस को अनुचित कार्रवाई की निंदा की। नेक्स्ट हम कह सकते हैं, इट postulates taking an independent stand on international issues according to merits of each case, but at the same time not committing to coming under of any military blow। हम चाहे किसी भी महाशक्ति की कार्रवाई एक्टिविटी का समर्थन करते, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि भाई हमने वो मिलिट्री अलायंस उसका ज्वाइन कर लिया। ठीक है। दूसरी चीज, हम नॉन अलाइनमेंट की एक सफलता के बारे में जान ले। 5 देशों के प्रतिनिधियों ने इसकी स्थापना कर दी। इसके प्रयास पहले से हो रहे थे। 1955 में एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस होता है, वहां पर गुटनिरपेक्षता की स्थापना पर मोहर लगती है। 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाने वाले 25 देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। बेलग्रेड में नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज का पहला सम्मेलन हुआ, समिट हुआ, जिसमें 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगर हम एट प्रेजेंट टाइम की बात करें बेटा, तो लगभग 120 के आसपास कंट्रीज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर्स है। थोड़ा हम और आगे जिक्र करेंगे। आगे भारत की जो ये गुटनिरपेक्षता की नीति थी, इसकी आलोचना भी होती है। क्यों, कैसे? एज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट was a product of Cold War politics and the bipolar world. Many scholars have questioned the relevance of non-alignment movement after the end of Cold War era and disintegration of the Soviet Union. हमें अब ये अच्छे तरीके से पता है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो स्थापना है वो उस समय हुई थी जब अंतर्राष्ट्रीय विषयों में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का दौर चल रहा था। कोल्ड वॉर छिड़ी हुई थी 2 महाशक्तियों के बीच में, अमेरिका और यूएसएसआर में। 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है कई देशों में, लगभग 15 देशों में यूएसएसआर टूट जाता है। उसके बाद जो विषय था ना, वो एक दुर्व्यय बन गया। विश्व में सिर्फ एक महाशक्ति बच गई और वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि सोवियत संघ जब टूटा 15 भागों में, तो वो काफी कमजोर पड़ चुका था। अब वो अमेरिका के साथ होड़ नहीं कर सकता था।
तो भाई अब विश्व जो है एक ध्रुवीय बन चुका था। तो आज हम सोचते हैं कूटनीतिकता की जरूरत क्या है, क्योंकि इसकी तो स्थापना उस समय हुई थी ना जब शीत युद्ध चल रहा था, विश्व दो खेमों में बटा हुआ था। जब आज दो खेमे है ही नहीं, आज वो विवाद है ही नहीं, तो भाई आज क्या इसकी जरूरत है? क्या हमें अब नाम को खत्म कर देना चाहिए? ये इसके ऊपर क्वेश्चन उठता है। आज शायद नाम अप्रासंगिक बन चुका है, इसकी जरूरत नहीं रही है आज। सेकंड, मैनी नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज चेंज देयर प्रिंसिपल non-alignment movement of their foreign policy. It keeps falter like India, which tried to adopt neoliberal market economy principles in order to integrate with the emerging global order. भाई बहुत सारे जो गुटनीतिक देश थे, उन्होंने अपनी विदेश नीति से गुटनीतिकता का जो सिद्धांत था वो हटा दिया, खत्म कर दिया। अगर भारत की बात करें तो भाई भारत आज पूंजीवादी और उदारवादी विचारधारा को पूरी तरह से अपनाने जा रहा है। जो साम्यवादी नीतियां थी, जो अर्थव्यवस्था के ऊपर राज्य का नियंत्रण था, वो आज धीरे धीरे कम करता आ गया भारत। दूसरी तरफ खुद भारत सोवियत संघ के पाले में चला गया। भारत ने 1971 में यूएसएसआर के साथ एक 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। तो भाई अब जो आलोचक थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, और वे कहने लगे कि जो एक संस्थापक देश था, जो वो खुद एक महाशक्ति का पिछलगू बन गया। सीधी सी बात है, अगर भारत ने 20 सालों के लिए एक मैत्री संधि कर ली यूएसएसआर के साथ में, तो क्या भारत ने यूएसएसआर का खेमा ज्वाइन कर लिया है? भारत का हालांकि इस पर कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, भारत अभी भी गुटनिरपेक्ष देश है, अभी भी भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करता है। भारत ने सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए ही सोवियत संघ के साथ 20 सालों के लिए संधि की है, ठीक है। लेकिन असलियत कुछ और थी। आपने 1965-71 की वार देखी पाकिस्तान के साथ, पढ़ा है, उसमें आपने देखा कि भाई भारत का जहां पर साथ सहयोग यूएसएसआर दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का सहयोग अमेरिका कर रहा था। यहां तक कि अमेरिका ने भारत के विरुद्ध अपना 7वां जंगी बेड़ा महासागर में उतार दिया था भारत के खिलाफ। दूसरी तरफ उसको जवाब देने के लिए सोवियत संघ ने भी अपना 20वां बेड़ा उतार दिया था महासागर में कि अगर आप भारत के खिलाफ गए तो पीछे पीछे मेरी भी आर्मी आ रही है, भारत अकेला नहीं है। तो क्या भारत वाकई में सोवियत संघ के साम्यवादी गुट में शामिल हो चुका था? नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस न्यू सिचुएशन जनरेटेड द impression that its non-alignment movement is sidelined and its relevance is declining। कि भाई आज हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि शायद अब इसकी जरूरत नहीं रही है, आज इसको खत्म कर देना चाहिए, ऐसी जरूरत हो सकती है। अब कुछ एक थिंकर ये भी कहते हैं कि आज जरूरत है रेलिवेंस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को जिंदा रखने की। However, if we go deep in the basic features of non-alignment movement, it appears to be equally significant also in the changing context due to the following factors। ये जो समर्थक है वो अपने अलग से
तरक देते हैं। कैसे आज भी ये महत्वपूर्ण है। It was based on the recognition that decolonized states share historical affiliation and can become powerful force if they come together. कि भाई जो एक लंबी गुलामी के बाद आजाद हुए देश थे ना, वे आपस में एक ऐतिहासिक विरासत को साझा करते। उन सभी देशों ने उपनिवेशवाद के साम्राज्यवाद के कड़वे अनुभव को सहन किया है। तो ये जो गुलाम देश थे जो अभी हाल ही के कुछ सालों में आजाद हुए थे, वे आपस में एक साथ रहकर एक मजबूत शक्ति का रूप ले सकते हैं। इफ दे कोऑपरेट विद ईच अदर, they make them self-independent. They abolish their dependency of world power. अगर ये एक दूसरे के सहयोग करते रहे तो भाई जो महाशक्तियों के ऊपर निर्भरता है तीसरी दुनिया के कमजोर देशों की, वो शायद खत्म की जा सकती है। सेकंड कहते हैं, इट मीन्स दैट पोर एंड ऑफन वेरी स्मॉल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड नीड नॉट बिकम फॉलोअर्स ऑफ एनी ऑफ द बिग कंट्री, दे कुड परस्यू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। और जब ये देश आपस में ही एक दूसरे के साथ सहयोग करके एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने लग जाए तो भाई जो वर्ल्ड पावर्स है उनका पिछलगू बनने की उनको जरूरत नहीं है। अपनी स्वतंत्रता के ऊपर एक रोक टोक इन महाशक्तियों के लगवाने की जरूरत नहीं है कि हर मामले में विदेश नीति का संचालन करने के लिए उन शक्तिशाली देशों की राय ली जाए और उनके अनुसार अपनी विदेश नीति का संचालन किया जाए। ऐसा करने की इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जरूरत नहीं रहेगी अगर ये आपस में ही एक दूसरे के साथ सहयोग करने लग जाए। थर्ड, इट वाज बेस्ड ऑन ए रिजॉल्व टू डेमोक्रेसी इन इंटरनेशनल सिस्टम बाय थिंकिंग अबाउट एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर टू रिड्रेस द एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी। आज जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनमें ज्यादातर में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसका लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ। लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक बेस्ट सिस्टम के रूप में चुना गया है और डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसमें इक्वलिटी और फ्रीडम पर, इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस, इन प्रिंसिपल्स पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। अगर इन देशों को एक ऐसे विषयों का निर्माण करना है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के ऊपर सब देशों की बराबर की भागीदारी हो, तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से ही, संयुक्त रूप से ही अपनी प्रभावशालीता दिखा सकते हैं, अपना प्रभाव विश्व में स्थापित कर सकते हैं। क्लियर? The developed north and developing south world have different views over many global and economic issues. The non-alignment movement may provide a platform for third world countries to engage the developed nations in a productive dialogue. आज
उत्तर दक्षिण का संवाद काफी विवादास्पद बना हुआ है। आज अगर देखा जाए, जो पर्यावरणीय समस्या पैदा हो रही है, एनवायरमेंट जो पोल्यूट हो रहा है, नॉर्थ और साउथ दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं। जो नॉर्थ, जिसको हम एक डेवलप्ड नेशन के रूप में देखते हैं, तो नॉर्थ वालों का कहना है कि भाई ये जो साउथ वाले हैं ना, इनके पास प्रॉपर आइडियल टेक्नोलॉजी नहीं है और इसी कारण एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है। दूसरी तरफ साउथ कंट्रीज क्या कह रहे हैं, जो डेवलपिंग नेशंस है ज्यादातर, कि भाई ये जो डेवलप्ड नेशन है, नॉर्थ कंट्रीज है, इनके कारण एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, क्योंकि ये रोज नई नई रिसर्च कर रहे हैं, नए शोध कार्यक्रम चला रहे हैं और उसी के परिणाम स्वरूप एनवायरमेंट पोल्यूट हुआ है। अब जो जिम्मेदारी की बात है, नॉर्थ वालों ने साउथ वालों को दे दी कि एनवायरमेंट पोल्यूट इन्होंने किया तो जिम्मेदारी इन्हीं की बन गई। साउथ वालों ने नॉर्थ वालों पर जिम्मेदारी डाल दी कि जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं है, एनवायरमेंट पोल्यूट आपने किया है। आरोप प्रत्यारोप चलते रहते। तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, साउथ कंट्रीज है, डेवलपिंग नेशंस है, वो एक संगठन के माध्यम से ही इस उत्तर और दक्षिण संवाद में अपना सिक्का जमा सकते हैं, बिना संगठन के नहीं। और वो पहले से स्थापित किया एक संगठन है। तो भाई आज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जरूरत है, या हम जो बात करते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन की, एक डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन, यानी कि भाई साउथ कंट्रीज जो ज्यादातर डेवलपिंग नेशंस है, जो ज्यादातर दूसरे देशों के ऊपर किसी न किसी रूप में निर्भर है, अगर वे साउथ कंट्रीज आपस में एक दूसरे का कोऑपरेट करने लग जाए, तो ये जो डेवलप्ड नेशन है, इनकी जो दादागिरी है, इनका जो प्रभुत्व है, इस पर रोक लगाई जा सकती है। तो वो रोक हम सिर्फ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जरिए ही लगा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि महाशक्तियों पर लगाम लगाई जाए, तो वो लगाम सिर्फ और सिर्फ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जरिए लगाई जा सकती है, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट साउथ साउथ कोऑपरेशन पर बल देता है कि भाई आपस में जब बैकवर्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग नेशंस एक दूसरे की सहायता करेंगे, तो खुद ब खुद उनकी जो डिपेंडेंसी है डेवलप्ड नेशंस के ऊपर, वो खत्म हो जाएगी। और यही हमें करना है। तो ये विचारक कहते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, बल्कि इसका तो फायदा है। इसलिए ये आज विद्यमान रहनी चाहिए।